नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मदन कश्यप जी की 3 कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। मदन कश्यप जी स्वाधीनता के बाद के हिंदी कवियों में एक बहुत ही विशेष पहचान रखते हैं। उनकी कविताओं में हमें सामाजिक और राजनीतिक जो विद्रूपताएं हैं वो कलात्मक ढंग से देखने को मिलती हैं। समाज में फैले हुए अंधेरे को वो उजागर करते हैं। अंधेरे की विशेषताओं को, अंधेरे को पहचानने की पारखी नज़र उनके पास है। आज मैं जिन कविताओं को लेकर आया हूँ उसका संबंध न केवल सामाजिक जीवन से है वरन राजनीतिक जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, विरूपताएं हैं, उनसे भी है। पहली कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह उनके बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह नीम रोशनी में से ली है मैंने, और ये उसी शीर्षक की कविता है। काव्य संग्रह जिस नाम से है यानी नीम रोशनी में। इस कविता के अंतर्गत जो है 3 छोटी छोटी कविताएं हैं। इसी शीर्षक से 3 छोटी छोटी कविताएं हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप गौर करें, यहाँ आप देखेंगे वो किस तरह से समाज को बहुत पारखी नज़र से देखते हैं, अंधेरे को पहचानते हैं और हमारे सामने लाते हैं। किस तरह से अंधेरा जो है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, इसको वो बखूबी चित्रित करते हैं इस कविता में। तो चलिए देखते हैं। नीम रोशनी में। नीम रोशनी में कुछ भी नहीं किया जा सकता। बातें कहीं और सुनी तो जा सकती हैं, बतियाया नहीं जा सकता। कविता नहीं लिखी जा सकती, प्यार तो हरगिज़ नहीं किया जा सकता। नीम रोशनी में अपने समय को भी नहीं देखा जा सकता, फिर इतिहास को देखने की बात तो बेमानी ही है। घुप अंधेरा हो और कुछ भी न दिखे आँखों को तो हाथ खोज लेते हैं दिशा, पाँव ढूंढ लेते हैं रास्ता। कितनी खतरनाक है यह नीम रोशनी। सब कुछ दिखता है पर कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता। नीम रोशनी यानी कम रोशनी हो, जहाँ बहुत मध्यम रोशनी हो तो उसको नीम रोशनी कहा जाता है। कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया। अब इसी शीर्षक का जो दूसरा रूप है, दूसरा खंड है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब आदमी सिर्फ आवाज़ों के पीछे दौड़ने लगे और रोशनी इतनी मध्यम हो कि पुकारने वाले छायाओं की तरह दिखें, तब किसी भी चीज़ को धुंधलाया जा सकता है। इतिहास को, विश्वास को, किसी भी चीज़ को। पीछे पीछे भागते आदमी के साथ यह सुविधा है कि वह सोचता हुआ नहीं होता। तीसरा जो इसका खंड है बहुत ही छोटा है, प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले रोशनी धुंधली की, फिर पसीने की तरह इत्मीनान से पोंछ डाले अपने चेहरे से खून के छींटे और रक्त के फव्वारों को इतिहास की ओर मोड़ दिया। वे सदी के सबसे चालाक हत्यारे हैं। उनका दावा है उन्होंने दुनिया भर की बेहतरी के लिए की हैं दुनिया भर की हत्याएं। क्या विडंबना है। अब सोच कर देखिए किस तरह से जो है ये मदन कश्यप जी हत्यारों की शिनाख्त करते हैं। ज़बरदस्त। अगली जो कविता है उसका शीर्षक है विजेता हत्यारा। ये कविता भी बहुत ही मारक है और आप इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। 2009 में आई थी ये कविता, प्रकाशित हुई थी। कविता इस प्रकार है। जब पहली बार उसने हमारे एक पड़ोसी को मारा था तब बेहद गुस्सा आया था। हमने हत्यारे के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की थीं और जुलूस भी निकाले थे। दूसरी बार जब एक पड़ोसी मारा गया तब मैं गुमसुम सा हो गया। दूसरी बार जब एक पड़ोसी मारा गया तब मैं गुमसुम सा हो गया था। घर, दफ्तर, सड़क, हर जगह असहाय और अकेला। फिर जब हमारे 3-4 पड़ोसी एक साथ मारे गए तब हम हत्यारों की जय जयकार करते हुए सड़कों पर उतर आए थे।
अब मैं अकेला नहीं था, असहाय भी नहीं, पूरी भीड़ साथ थी। हत्यारा अब विजेता बन चुका था, हमारा नायक। आप इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रख कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से स्थितियां जो हैं आज वर्तमान राजनीतिक स्थिति में भी हम देख सकते हैं। सामाजिक रूप से भी अगर देखना चाहें तो समाज में भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे हत्यारे घूम रहे हैं जो अब विजेता बन चुके हैं। उनको अब कोई भय नहीं रह गया है। अब वो निर्विवाद रूप से जो है विजेता है, और जो लोग पहले उनसे डरते थे, उनका विरोध करते थे, अब वो जय जयकार कर रहे हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों, अगली कविता है नए युग के सौदागर। सौदागरों को आमतौर पर हम जिस रूप में जानते रहे हैं, जो हमारे आसपास का आदमी होता था, थोड़ा बहुत हम जैसा भी दिखता था, वो उसकी आदतें, उसका जीवन हमसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता था और पुराने पैटर्न के जो थे वो। किंतु अब सौदागर थोड़े भिन्न टाइप के हैं, थोड़े अलग हैं और ऐसे हैं कि वो पहचान नहीं पाएंगे आप सहज रूप में। नए युग के सौदागर जो पूंजीपति हैं, उनका चरित्र भिन्न है पुराने सौदागरों से। इसी को लेकर के ये कविता मदन कश्यप जी ने लिखी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये। जिस प्रकार से हमारा देश जो है अब आजकल कॉरपोरेट के फंदे में फंसता जा रहा है, कॉरपोरेट का कब्ज़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस परिस्थिति में ये कविता बिल्कुल प्रासंगिक है। तो आइए हम उस कविता की ओर चलते हैं। नए युग के सौदागर। ये पहाड़ों की ढलान से आहिस्ता आहिस्ता उतरने वाले, तराई के रास्ते पांव पैदल चलकर आने वाले पुराने व्यापारी नहीं हैं। ये इमली के पेड़ के नीचे नहीं सुस्ताते, अमराई में डेरा नहीं डालते, कांख में तराजू दबाए नहीं चलते। ये नमक के सौदागर नहीं हैं, लहसुन प्याज के विक्रेता नहीं हैं, सरसों तेल की शीशियां नहीं हैं इनके झोले में। इन्हें सखुए के बीज नहीं, पूरा जंगल चाहिए। हड़िया के लिए भात नहीं, सारा खेत चाहिए। ये नए युग के सौदागर हैं, हमारी भाषा नहीं सीखते, कुछ भी नहीं है समझाने और बताने के लिए। ये सिर्फ आदेश देना चाहते हैं, ये सिर्फ आदेश देना चाहते हैं। इनके पास ठस ठस आवाज़ करने वाली क्योंझर की बंदूकें नहीं हैं, सफ़ेद घोड़े नहीं हैं, नहीं रोका जा सकता इन्हें तीरों की बरसात से। ये नए युग के सौदागर हैं, बेचना और ख़रीदना नहीं, केवल छीनना जानते हैं। ये कभी सामने नहीं आते, रहते हैं कहीं दूर समंदर के इस पार या उस पार। बस सामने आती हैं इनकी आकांक्षाएं, योजनाएं, हवस। सभी कानून, सारे कारिंदे, पूरी सरकार और समूची फौज इनकी है। ये नए युग के सौदागर हैं। हम खेर काटते रहे, इन्होंने पूरा जंगल काट डाला। हम ब्रिंगा जलाते रहे, इन्होंने समूचा गांव जला डाला। ज़बरदस्त कविता है। कविता सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ये शायद हाल फिलहाल की कविता है, कुछ एक महीनों की या लगभग 2-1 साल की पहले की कविता है, किंतु नहीं, इसकी रचना उन्होंने 2011 में की थी। भले वर्तमान सरकार के लिए न लिखी गई हो, लेकिन वर्तमान सरकार पर यह और भी ज़्यादा फिट बैठती है। इस कविता के द्वारा उन्होंने सत्ता की लूट, पूंजी की लूट पर सवाल खड़े किए हैं, उनको बेनकाब किया है। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको कविताओं का पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।